नमस्कार, राधे राधे। एजुकेशन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मनोविश्लेषणवाद और जिसकी स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की। और सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 स्थितियां बता दी थी, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। उसी के संदर्भ में आगे बात करेंगे कि फ्रायड महोदय ने मन की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं। क्या बताई हैं? फ्रायड ने मन की प्रवृत्तियां बताई हैं कि मन की कितने प्रकार का नेचर होता है, कितने प्रकार का मन होता है, ये सिगमंड फ्रायड ने बताया है। अगर बात करें, इन्होंने 3 प्रकार का मन बताया है। पहला है इड, दूसरे की बात करें ईगो, और तीसरे की बात करें सुपर ईगो। ये मन की 3 प्रवृत्तियां बताई सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने कहा कि व्यक्ति का मन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है और व्यक्ति उन्हीं तीनों के अनुसार से अपने व्यवहार को करता है। सबसे पहले अगर बात करें कि भारतीय दृष्टिकोण में क्या कभी ऐसा कोई हुआ, या सबसे पहले मनोविज्ञान ही बता रहे हैं कि मन ऐसे होते हैं? बिल्कुल, भारतीय जो दृष्टिकोण कहें या भारतीय दर्शनों शास्त्रों की बात करें तो वहाँ भी मन की प्रवृत्तियाँ पहले से ही बताई गई हैं। तो इनको क्या नया नाम दिया गया, पुराना नाम क्या था, वो देख लेते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में इड की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इड की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? तमोगुणी बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? तमोगुणी। ईगो को बोला जाता है रजोगुणी, रजोगुणी। और अगर इसकी बात करें सुपर ईगो की, इसे क्या बोला जाता है? सतोगुणी, सतोगुणी। गुरुजी ये बात तो आपने बता दी, परंतु आपने इनका हिंदी नाम नहीं बताया। इड को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इड को अगर बात करें, इड को इदम कहते हैं। क्या कहते हैं? इदम। या हम बात करें उपाहम, उपाहम भी बोलते हैं इसको। ईगो की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? अहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम। और इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं परा अहम। आप लिख लीजिएगा इसको, परा अहम यानी सुपीरियर। ये हिंदी में नाम है इनके, और ये भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से इनके नाम हो गए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब पहले हम एक एक की विशेषता लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? भी अगर बात करें, ये जो है आपका इड, इड जो होता है वो किस मन की विशेषता को लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा, इड जो होता है उसके अंदर आपके अचेतन मन की बातें होती हैं। यानी ये सभी इच्छाओं का क्या है? भंडार ग्रह है। सभी इच्छाओं का क्या है? भंडार ग्रह। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा मन प्रभावी ज्यादा रहता है? अचेतन मन। तो आप लिख सकते हैं अचेतन मन की विशेषता कहां पाई जाती है? इड में पाई जाती है विशेषता। और क्या विशेषता है? तो देखो, ये आई है और आई से आप याद रख सकते हैं इच्छाओं का भंडार ग्रह, इच्छाओं का भंडार ग्रह, ऐसे याद रख सकते हैं आप। सभी इच्छाएं जो होती हैं वो कौन से मन में होती हैं? इसी में होती हैं। ये डी है, डी से आप याद रख सकते हैं दानवीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? दानवीय प्रवृत्ति। कि ये राक्षस जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार यहां पाया जाता है। कैसा होता है राक्षसों का व्यवहार? राक्षसीय प्रवृत्ति वो होती है स्वयं के आनंद के लिए, व्यक्ति स्वयं के आनंद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? दानवीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है? दानवीय प्रवृत्ति, राक्षसीय प्रवृत्ति आप जिसे बोलते हैं, असुरीय प्रवृत्ति बोल सकते हैं। तो इसमें व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वही काम करता है, चाहे वो नैतिकता या समाज की दृष्टि से गलत हो, परंतु वो वही काम करेगा। इस प्रवृत्ति का आदमी यानी इड प्रवृत्ति का आदमी वही काम करेगा जिसे उसे करने में आनंद आए। चाहे उससे किसी का नुकसान हो रहा है तो भी करेगा, वो अपने आनंद के लिए दूसरों को नुकसान है पहुंचा सकता है। तो इस प्रवृत्ति का आदमी में क्या होते हैं? अवगुण ही अवगुण होते हैं। अगर हम बात करें तो इस प्रवृत्ति के आदमी में क्या होते हैं? अवगुण ही अवगुण होते हैं, अवगुण ही अवगुण होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इड की ये सारी विशेषता आ गई। इड की जो भारतीय दृष्टिकोण में इनको क्या कहा गया है?
तो ध्यान रखिए तमोगुणी का है। कौन से मन से संबंध है? अचेतन मन से संबंध है। फिर अगर बात करें सभी इच्छाओं का क्या है? भंडार गृह है। यानी जब हमारी जो इच्छाएं होती है वो दमित हो जाती हैं तो वो कौन से मन में जाती हैं? अचेतन में। और ये ध्यान रखिएगा, ये इड जो होता है ये जन्मजात है, ये भी आप रख सकते हैं। ये क्या होता है? ये जन्मजात होता है, हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, ये जन्मजात प्रवृत्ति है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? जन्मजात प्रवृत्ति है, क्योंकि बच्चा होता है वो अपने आनंद के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये इन सब की क्या है? विशेषताएं हैं। तो इनको पूरी लाइनों में न लिखकर छोटे छोटे शब्दों में इसीलिए लिखा गया है ताकि आपको याद हो जाए, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले सत्वगुणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सत्वगुणी, ताकि आपको इसका उल्टा करना है, सीधा इसके विपरीत होता है। ये तमोगुणी है तो ये क्या है? सत्वगुणी है। ये सारे दिन झूठ बोलता है तो ये सारे दिन सच बोलता है। ये तो बीच की स्थिति है ना, दोनों के बीच में है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सत्वगुणी को पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है? तमोगुणी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सत्वगुणी। अब देखो अचेतन मन की विशेषता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां कौन से मन की विशेषता होगी? चेतन मन की। किस मन की विशेषता होगी बेटा? चेतन मन की विशेषता होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है इच्छाओं का भंडार गृह। इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। क्या नहीं होती? किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। ये हमेशा नैतिकता भरे कार्य करता है। नैतिकता भरे कार्य कैसे? जैसे ये अपना नुकसान करा लेगा, दूसरे का फायदा ही करवाएगा। किस प्रवृत्ति का आदमी? सुपर ईगो प्रवृत्ति का। जैसे देवता जो हुआ करते थे वो अपना नुकसान करवा लेते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। चेतन मन की क्या होती है? इसमें विशेषता होती है। तो इसमें आप लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन, परहित। परहित क्या होता है? दूसरे के स्वार्थ के लिए। क्या लिखेंगे? दूसरे के स्वार्थ के लिए। परहित व नैतिकता से संबंध होता है। नैतिकता, परहित व नैतिकता से संबंधित। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये अपने स्वार्थ के लिए, ये अपना स्वार्थ ही नहीं देखते, ये दूसरे का देखते हैं कि अपने से किसी को फायदा हो रहा है तो ये यहां तक अपना मांस काट कर दे देते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं कौन? सत्वगुणी। ये आपको ध्यान रखना है नैतिकता वाले प्रश्न में, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये कैसे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये रूढ़िवादी परंपरा के होंगे, यानी भगवान में विश्वास करने वाले होंगे। रूढ़िवादी परंपरा, पुरानी परंपराएं, गुरु चेला जो होते थे ना, जैसे गुरु के लिए शिष्य अंगूठा काट के दिया करते थे, वैसे लोग होते हैं, ठीक है? रूढ़िवादी परंपरा कह दो, मान्यता कह दो, ठीक है? तो ये रूढ़िवादी परंपरा से ग्रसित होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ग्रसित होते हैं, ठीक है? और ये अर्जित होते हैं। ये गुण जो होता है ये बाद में अर्जित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके? और ये कब प्रारंभ हो जाता है? अगर आपको एज पूछ ले, मैंने यहाँ का ये जन्म से है, तो ये कब से प्रारंभ होता है? ये 3 से 4 वर्ष की आयु में ये गुण आना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? और इनमें क्या होता है? एक हमने लिखा अवगुण ही अवगुण, अवगुण ही गुण लिख दिया गया मैंने यहाँ पे, अवगुण ही अवगुण, यानी इसमें बुराई बुराई होगी तो उसमें क्या है? गुण ही गुण होंगे। यहाँ लिख सकते हो आप, गुण ही गुण, गुण ही गुण। तो मैंने यहां लिखा राक्षसीय दानवीय प्रवृत्ति, तो अब यहां लिख सकते हैं देवीय प्रवृत्ति। क्या लिख सकते हैं? देवीय प्रवृत्ति, देवताओं वाली प्रवृत्ति होती है इनमें। तो ये विशेषता किसकी है? परायम की, सुपर ईगो की। अब अगर बात करें रजोगुणी की, अचेतन मन और चेतन मन के बीच की स्थिति अचेतन मन। उसी प्रकार तमोगुणी और रजोगुणी के बीच की स्थिति रजोगुणी। इड और सुपर ईगो के बीच की स्थिति ईगो। अब ईगो आप जो समझते हो वो नहीं है, कहते हैं उस आदमी में ईगो बहुत है, वो ईगो नहीं है, ये एक स्थिति है। ईगो अर्थात ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी प्रवृत्ति जो वातावरण के अनुसार कार्य करती है, जिसका संबंध वर्तमान से है। किससे है? वर्तमान से। परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को करता है, वो कौन सी स्थिति कहलाएगी? आपकी ईगो कहलाएगी। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? रजोगुणी दिया है।
ठीक है, सबसे पहले अपन यहीं से देख लेते हैं, ये देवीय प्रवृत्ति है, ये दानवीय है, तो ये फिर कौन सी प्रवृत्ति है? तो इसमें आप लिखेंगे यह मानवीय प्रवृत्ति है। मानव कैसे व्यवहार करता है परिस्थिति को देखकर, तो यहां लिखेंगे आप मानवीय प्रवृत्ति है। ये राक्षस है, ये देवता है और ये मानव है। और मानव कैसे व्यवहार करता है? मानव स्थिति को देखकर व्यवहार करता है। तो आपको पूछ सकता है कि इसका संबंध किस मन से है, क्या पूछ सकता है? तो आप ध्यान रखिएगा, आप लिख सकते हैं अवचेतन मन से है। इसका संबंध किस मन से है? अवचेतन मन से है। किसका? रजोगुणी का। ये ध्यान रखना है, ईगो का। ओके, इसका अगर बात करें, ये हकीकत में वास्तविक व वर्तमान से संबंध रखती है। वास्तविकता व वर्तमान से संबंध, वर्तमान से संबंधित है, वर्तमान से संबंधित है। और क्या रह गया इसमें? इच्छाओं का भंडार गृह, ठीक है, वर्तमान में वास्तविकता से क्या है? संबंधित है। इसका विकास अगर पूछ ले आपको, ये जन्मजात है, ये हमने लिखा 3 से 4 वर्ष, तो यहां आप लिखेंगे 1 से 2 वर्ष की आयु में इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। 1 से 2 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? विकास प्रारंभ हो जाता है। किसका? ईगो का विकास प्रारंभ। इसमें व्यक्ति, वातावरण और वास्तविकता, यानी जिस हिसाब से व्यवहार करना है, कई बार हमें देवताओं जैसा व्यवहार भी करना पड़ता है और कई बार हमें राक्षसों जैसा व्यवहार भी करना पड़ता है। तो ये स्थिति को देखकर व्यवहार करते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको तीनों मैंने प्रवृत्तियां करवा दी, इनकी विशेषताएं करवा दी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है, ये राक्षसीय प्रवृत्ति का अवगुण से सुसज्जित है। इसमें गुण भी होते हैं और अवगुण दोनों ही होते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करेगा और इनमें क्या होते हैं? गुण ही गुण होते हैं, ठीक है, ये परोपकारी स्वभाव के होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, यही हम फ्राइड को पढ़ रहे हैं, तो फिर फ्राइड की सभी बातों को हमें पढ़ना अनिवार्य है। अब हम बात करें फ्राइड की। फ्राइड ने काम शक्ति, काम शक्ति क्या होती है? सेक्स होता है। क्या होती है काम शक्ति? सेक्स, ठीक है। फ्राइड ने काम शक्ति को प्रेरक कहा है कि जब व्यक्ति कोई भी काम करता है उसे मोटिवेट करने वाला कौन है? सेक्स है। परंतु ध्यान रखिएगा, जो सेक्स आप समझ रहे हो वो नहीं है। फ्राइड ने काम शक्ति को क्या नाम दिया है? काम शक्ति को इन्होंने नया नाम दिया है। काम शक्ति को क्या नाम दिया? लिबिडो। क्या नाम दिया है? लिबिडो। आप लिख लीजिएगा, लिबिडो। और लिबिडो का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? आनंद की प्राप्ति। ये कहते हैं कि व्यक्ति को जहां से आनंद मिलता हो वही लिबिडो है। वही क्या है? लिबिडो है, अर्थात सेक्स है। जैसे अगर बात करें, आप खाना खाते हो, खाना खाने के दौरान आप अपनी अंगुलियों को चाट लेते हो, तो आनंद की प्राप्ति होती है कई लोगों को। कई लोगों को खाना खाने के बाद गुड़ खाने की आदत होती है। जब तक वो नहीं खा लेते तब तक उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हर व्यक्ति का आनंद का माध्यम क्या है? अलग अलग है। कई जैसे पढ़ाते हैं तो उन्हें पढ़ाते हुए आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो भी लिबिडो ही है। तो लिबिडो को आप एक संक्षिप्त शब्द में न ले लें कि सेक्स ही लिबिडो है, नहीं। जहां आनंद की प्राप्ति हो रही है वो लिबिडो है। तो ध्यान रखिएगा, आनंद की प्राप्ति आप ये याद रखेंगे। परंतु हम फ्राइड की बात कर रहे हैं, तो फ्राइड क्या कहते हैं? फ्राइड ये कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की आवश्यकता के लिए हमें भोजन और पानी की आवश्यकता है। हमारा शरीर किससे चलता है? पानी और भोजन से चलता है। कहता उसी प्रकार शरीर की पूर्ति के लिए सेक्स भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, काम शक्ति भी जरूरी है। तो सेक्स करना भी अनिवार्य है। मैंने नहीं कहा, सिगमंड फ्राइड की परिभाषा है। शरीर के लिए जिस प्रकार भोजन और पानी अनिवार्य है, उसी प्रकार शरीर की आवश्यकता सेक्स भी है। उसे उचित समय पर किया जाए, ये किसने कहा? ये सिगमंड फ्राइड ने कहा। और उसको नाम क्या दे दिया? लिबिडो। याद रह जाएगा। और मन की वही प्रेरक भावना क्या कहलाती है? लिबिडो। और लिबिडो का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। अब इसी लिबिडो को आधार बनाते हुए
किसी लिबिडो को इस आनंद की प्राप्ति को आधार बनाते हुए सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था मनोलैंगिक अवस्था का सिद्धांत। आपको बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे यह सिद्धांत किसका है, सिगमंड फ्राइड का है, सिगमंड फ्राइड। ओके, तो कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत क्या होगा, बिल्कुल इजी सा है। यह कहता है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उसमें क्या होता है, सेक्स होता है, उसी समय उसमें काम शक्ति होती है। ये बातें जब इस तरह से बातें की गई तो इसी बातों की वजह से इनकी बातें थोड़ी अटपटी हैं, अडल्ट हो सकती हैं। आप सोचेंगे तो, नहीं तो नहीं है। आप ये सोच के देखेंगे ना आनंद की प्राप्ति, तो फिर आपको ये बातें गलत नहीं लगेंगी। इसी वजह से इनको मनोविज्ञान के संप्रदायों से अलग किया गया था। बाद में इनकी वैन एना फ्राइड ने इनको वापिस मनोविज्ञान के संप्रदायों के अंदर वापसी करवाई। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, मनोलैंगिक अवस्था का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं। किसकी, काम प्रवृत्ति की, सेक्स की। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली जो अवस्था बताई है उसका नाम है मुख्य अवस्था। क्या नाम है, मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था जिसका समय काल कितना है। पहली बात, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये जरूर लिखिएगा, ओरल स्टेज। ओरल मीन्स क्या होता है, मुख्य, और स्टेज मीन्स आयु, यानी इनको क्या है, मुख्य अवस्था कहा गया। इनका समय कितना है, तो आप लिखेंगे इसका समय जन्म से 1.5 वर्ष, जन्म से 1 से 1/2 वर्ष, या 18 माह कर लेना, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। मुख्य अवस्था ये कहते हैं कि बालक का जब जन्म होता है और जन्म के 1 साल, देखो जन्म से 1.5 वर्ष तक बालक जो आनंद की प्राप्ति करता है, बालक में जो लिबिडो होती है, बालक में जो सेक्स होता है, वो कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा वो कहता है मुख्य अवस्था में। ओरल सेक्स होता है, कैसे होता है तो देखते हैं। जैसे इसी अवस्था में बालक क्या करता है, इसी अवस्था में वस्तुओं को चूसना प्रारंभ करता है, जैसे अंगूठा चूसना प्रारंभ करता है। यहां भी सिगमंड फ्राइड इसको सेक्स की परिभाषा में ले लेते हैं। अंगूठे चूसने में उसे आनंद आता है, किसी वस्तु को गटकना प्रारंभ करता है, निगलना प्रारंभ करता है, तो सिगमंड फ्राइड इसको भी आनंद की प्राप्ति मानते हैं, इसे भी लिबिडो के नाम से जाना जाता है। दांत से होठों को काट लेता है, काटता है ना ऐसे, तो ये जो काटना है ये भी क्या है, लिबिडो की प्रवृत्ति है, आनंद की प्रवृत्ति है। अपने होठों को चूसता है, ये भी क्या है, लिबिडो है। जब मां का स्तनपान करता है यानी दूध पीता है, तो एक जो दूध पी रहा है मुख से, तो दूसरे हाथ से मां के स्तन को दबाता है, ये भी क्या है, सेक्स है, यानी लिबिडो है। ये किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। किस अवस्था में कहा है, मुख्य अवस्था में। तो जितने उदाहरण मैंने आपको बताए हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। अगर जैसे दांतों से होठ को काटना, ठीक है, वस्तु को निगलना, अंगूठा चूसना और मां का स्तनपान करना, ये सब चीजें क्या है, लिबिडो की प्रवृत्ति है, जो किसने बताई है, आपने अपने सिगमंड फ्राइड ने बताई है। अगर हम कहें तो यहां पर आप ये शब्द लिख सकते हो, आत्म कामुकता की भावना, आत्म कामुकता की भावना पाई जाती है, आत्म कामुकता की भावना पाई जाती है, भावना पाई जाती है। ओके, अब दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था का नाम है गुदी अवस्था। कौन सी है, गुदा अवस्था, जिसे एनल स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनल स्टेज बोला जाता है। इसका समय कितना है, तो यहां तक वो 1.5 वर्ष तो यहां तक हो ही गया, उससे आगे का समय ले लेते हैं। 1 से 1/2 वर्ष से लेके 3 वर्ष, 3 वर्ष तक है, यानी 1.5 साल से लेकर 3 वर्ष तक का जो बालक होता है उसे आनंद की प्राप्ति कहां से होती है, गुदा से होती है। जो मल त्यागने का द्वार होता है वहां से उसे क्या होती है, आनंद की प्राप्ति, यानी सेक्स का जो माध्यम है या आनंद जो आता है उसे लिबिडो जिसे कहा गया है, वो क्या है, गुदा है। कैसे है देखते हैं। फ्राइड के अनुसार अगर बात करें, बालक बार बार क्या करता है, पेशाब करता है, बार बार लेटरिन वगैरह जाता है। ऐसा क्यों करता है, तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि ऐसा करने से उसे आनंद आता है, उसे लिबिडो की प्राप्ति होती है, इसलिए वो उन क्रियाओं को क्या करता है, बार बार करता है।
इसी अवस्था में बालक जब फ्रेश होने जाता है, टॉयलेट वगैरह जाता है, तो अपने गुप्तांगों से खेलना प्रारंभ कर देता है। तो कहता है कि इसीलिए गुदा, जब वो फ्रेश होने जाएगा तो अपने गुप्तांगों को अंगुलियों से छेड़ना प्रारंभ करेगा या खेलना प्रारंभ करेगा। आपने देखा होगा इस अवस्था के बालक जो होते हैं पेशाब कर लेते हैं और पेशाब से फिर उसी पेशाब से खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है मिट्टी कम गिली है तो और पेशाब कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, उनका जो माध्यम है ना आनंद का, वो गुदा है, ठीक है। लेटरिंग से खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सब काम जो होता है इसी अवस्था में होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इस अवस्था में बालक मलमूत्र त्यागने, बार बार मलमूत्र त्यागने में आनंद का अनुभव करता है, तथा इस अवस्था में बालक गुप्तांगों से खेलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और ऐसा करने से उसे क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये दो अवस्थाएं हमने पढ़ ली हैं। चलिए नेक्स्ट अवस्था की बात कर रहे हैं, तीसरी। और तीसरी अवस्था का नाम है लिंग अवस्था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यह अवस्था बहुत बार पूछ ली गई है, लिंग अवस्था, क्योंकि इस अवस्था का दूसरा नाम पूछता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग वगैरह है वो लिख लेते हैं। इसे पैलिक स्टेज बोला जाता है, पैलिक स्टेज। समय वहां पीछे क्या था, 3 वर्ष तक आगे थे, तो ध्यान रखिएगा 3 से 6 वर्ष क्या है, 3 से 6 वर्ष इसकी एज है। अब देखो नाम क्या है, लिंग अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है, लिंग पहचानना प्रारंभ कर देता है। ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है। इस अवस्था को लिंग प्रधान अवस्था, इसके नाम लिख लीजिएगा, लिंग प्रधान अवस्था। पेपरों में जो नाम पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, लिंग प्रधान अवस्था या गुप्त अवस्था, गुप्तावस्था। और ये गुप्तावस्था बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था को गुप्तावस्था कहा जाता है। और आप ये सोच लोगे कि यहां तो गुप्त अंगों की बात हो रही होगी, नहीं, ये गुप्त अवस्था है, ये ध्यान रखेंगे, इसे गुप्त अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में फ्राइड क्या कहते हैं कि इस अवस्था के बालक में विषम लिंगीय आकर्षण पाया जाता है। सॉरी, विषम लिंगीय आकर्षण, विषम लिंगीय आकर्षण पाया जाता है। विषम लिंगीय आकर्षण पाया जाता है। ये विषम लिंगीय आकर्षण क्या होता है, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की मनोग्रंथियां होती हैं, एक ओडिपस ग्रंथि होती है और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि जो होती है वो लड़कों में पाई जाती है, इसी वजह से लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इस वजह से वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो विषम लिंगीय का अर्थ है कि एक दूसरे से विपरीत धाराओं में ये लड़की लड़के की तरफ और लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका उदाहरण, गुरुजी तो 3 से 6 वर्ष की आयु की बात कर रहे हो, बिल्कुल कर रहा हूं। इस अवस्था में भी ये ग्रंथियां अपना प्रभाव दिखाती है। कैसे दिखाती हैं, देखें। जैसे इस अवस्था का जो लड़का होता है 3 से 6 वर्ष का, वो अपनी माँ की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, क्योंकि उसमें ये ग्रंथियां, मनोग्रंथियां जो हैं वो अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती है। और इसी अवस्था के अंदर लड़कियां देख लेना अपने पिता की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, क्योंकि उनमें भी तो इलेक्ट्रा ग्रंथि ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे, विषम लिंगीय आकर्षण पाया जाता है बालक में 2 मनोग्रंथियां, ये साइंस में नहीं है, ये मनोग्रंथियां हैं, ठीक है। मनोग्रंथियां पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। नंबर 1 लगा के आप लिखोगे ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि। और ओडिपस ग्रंथि में लिखेंगे यह बालकों में पाई जाती है, जिससे बालक का आकर्षण माता की तरफ होता है।
माता की तरफ होता है, याद रखेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ये किसमें होगी? यह बालिकाओं में पाई जाती है, यह बालिकाओं में पाई जाती है। पाई जाती है, जिससे वह पिता की तरफ आकर्षित होती है, आकर्षित होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनको कैसे याद रखेंगे? तो ये ध्यान रखो, ओडी, ओडी कौन चलाते हैं? लड़के चलाते हैं, ऐसे याद कर लो। और फंसते कौन है? ये देखो, फंसते कौन है? लड़के फंसते हैं, बस एक याद कर लो। और इलेक्ट्रा याद करनी है तो देखो, आई जो शब्द बनता है वो ए और ई के योग से बनता है, और ई स्त्रीलिंग है, तो ध्यान रखें इलेक्ट्रा कहां पाई जाएगी? स्त्री में पाई जाएगी। तो यहां से आप ये प्रश्न भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी की ओर चलते हैं। और चौथी स्टेज जो है अपन यहाँ पढ़ेंगे, जिसे क्या कहा गया है? नीलीनावस्था कहा गया है, नीलीनावस्था, या हम इसे कह सकते हैं सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था। नीलीन क्या होता है? जहां भी कोई भी चीज कार्य नहीं करती। सॉरी, इंग्लिश की अगर बात करें तो लेटेंसी स्टेज हमने भूल गए थे लिखना, स्टेज। समय देखें 6 से 12 वर्ष, 6 से क्या है? 12 वर्ष, यानी अगर बात करें तो बाल्य अवस्था की बात कर रहा है। ओके, तो इस अवस्था में क्या होता है? नीलीना अवस्था है, यानी इस समय जो लिबिडो होती है या सेक्स होता है वो बिल्कुल भी बालक में नहीं पाया जाता। वो कहता है कि इस समय जो लिबिडो होती है अर्थात काम शक्ति जो होती है वो अपना मार्ग बदलकर, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिबिडो अपना मार्ग बदलकर, लिबिडो अपना मार्ग बदलकर, मार्ग बदलकर किस ओर मुड़ जाती है? क्योंकि देखो 6 से 12 वर्ष का बालक है तो उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, वो घर से बाहर खेलना प्रारंभ कर देता है तो उसका ध्यान किस ओर चला जाता है? खेल कूद की ओर चला जाता है। वो खेलने में ज्यादा व्यस्त हो जाता है तो लिबिडो वाला काम ही भूल जाता है। स्कूल से आता तो पढ़ने में व्यस्त हो जाता है तो उसका जो मार्ग होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लिबिडो अपना मार्ग बदलकर शारीरिक परिवर्तनों, खेलों व अध्ययन लिबिडो अपना मार्ग बदलकर शारीरिक परिवर्तनों, खेलों व अध्ययन की ओर अग्रसर होती है। तो आपने देखा इस समय तो बालक पूरा थक जाता है, सारे दिन खेलता है, स्कूल में रहता है, फिर आके खेलता है तो थक जाता है, तो उसे आनंद कुछ नहीं आता, वो तो सोने की सोचता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नीलीन अवस्था होती है बिल्कुल सेक्स या बिल्कुल या लिबिडो या बिल्कुल भी नहीं होता। और अंतिम अवस्था जो बताई थी वो क्या बताई थी? जनेंद्रिय अवस्था, जनेंद्रिय, जेनेटल एज जिसे बोला जाता है, जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था कह दो, या इसे जो नाम उलझाया जाता है उसे बोला जाता है लैंगिक। अब ध्यान रखना, वो लिंग प्रधान अवस्था थी, ये लैंगिक अवस्था है। और कहां से है? वो देखो 12 वर्ष से है। कहां से है? 12, तो 12 के आगे क्या आएगा? 13 वर्ष, और 13 वर्ष से क्या हो जाएगी? लगातार। इंग्लिश में नाम लिखना है जेनेटल, लिख लीजिएगा, यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि जेनेटल एज क्या है। इस अवस्था में जो काम पहले हुआ था, तीसरी अवस्था में हुआ था, वही काम यहां होता है। यहां भी क्या बढ़ता है? अब विषम लिंग या आकर्षण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है?
विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है, परंतु अब की बार इसकी भावना बदल जाती है, विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है आकर्षण बढ़ जाता है। ऑलरेडी था, पहले तो माता पिता की तरफ था, बहन भाई की तरफ था, परंतु अब जो आकर्षण है वो अलग माध्यम से निकलता है। ठीक है, अब लड़का लड़की की तरफ देखता है, लड़की लड़के की तरफ, क्योंकि ये एज कौन सी शुरू हो गई, 13 वर्ष अर्थात टीन एज। पहले तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं की शादी कर दिया करते थे लोग। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था के जो बालक होते हैं ना, बालक में क्या होती है, आक्रामकता होती है। बालक में आक्रामकता यानी लड़ाई करता है, ठीक है, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर देता है, तो ये आक्रामकता भी पाई जाती है। ठीक है, आक्रामकता व घृणा विकसित होती है, बहुत ज्यादा हेट करने लग जाएगा या तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इस अवस्था में। और क्या होता है गुरु जी, इस अवस्था में जो बालक की जनेंद्रियां होती हैं, जिससे परिवार बढ़ता है, जो सेक्स का माध्यम है, वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती हैं। लड़कियों में स्त्रीत्व का गुण आ जाता है, लड़कों में पुरुषत्व का गुण आ जाता है। अर्थात लड़कियों में 13 वर्ष की आयु के अंदर अगर माने तो मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, एमसी पीरियड आने प्रारंभ हो जाते हैं। लड़कों में 15 वर्ष में स्पर्म वगैरह जो बनना प्रारंभ हो जाता है, वो एक पिता बनने की योग्यता धारण कर लेता है। तो ये अवस्था है, ये लैंगिक अवस्था है। इस अवस्था के बाद वो जो माध्यम, जो विषम लिंगी आकर्षण था, वो एक अलग मार्ग दिशा से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो आप इस यहां लिख लेंगे इसके आगे। इस अवस्था में बालक बालिका, बालक में पुरुष बनने का गुण जो है, पिता बनने का गुण जो है पुरुषत्व, वह बालिकाओं में स्त्रीत्व का गुण आ जाता है, स्त्रीत्व का गुण विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। यानी यहां पर शारीरिक परिवर्तन वगैरह भी होते हैं। ठीक है, लड़कियों की आवाज बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है, लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है, लड़कियों का शरीर एक विशेष आकृति ले लेता है, लड़कों का शरीर एक विशेष आकृति ले लेता है। तो ठीक है, ये शारीरिक परिवर्तन भी इस अवस्था के अंतर्गत होते हैं। तो ये हमने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।